वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। सामान्य अध्ययन विषय का जनरल स्टडीज़ का पेपर है ये और वर्ष 2021 का ये पेपर रहेगा। यहाँ पर हमने इसके 120 प्रश्न कवर कर लिए थे। अब बाकी बचे प्रश्नों को देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि अगर आप पार्ट्स देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से, तो आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं और अपने एक एक करके सारे आपके जो प्रश्न पत्र हैं उनको कवर कर सकते हैं। यहाँ पर हम वर्ष 2021 का भी पेपर देख रहे हैं। इसके बाद हम 2020 का देखेंगे, फिर 2019, 2018 इस प्रकार सारे प्रश्न पत्रों को देखेंगे। और वर्ष 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसको भी हम देख चुके हैं। उसको हमने टॉपिक वाइज देखा था कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से सीधे तौर पर पूछे गए हैं। तो वो वाले वीडियोस भी प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, तो अगर आप वो देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। वहाँ से आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको किस अप्रोच से पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में और आयोग की अप्रोच क्या रहती है। तो उन सारी चीज़ों को आप जब भी ध्यान देंगे, आप पढ़ेंगे, जब भी अपनी स्टडी करेंगे, कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे या फिर स्टैटिक जी के पढ़ेंगे, तो उन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखकर पढ़ें ताकि आपसे प्रश्न बन जाए। और स्मार्ट स्टडी करने का सही तरीका यही होता है कि आप चीज़ों को देख लें, सिलेबस को देख लें और आप अपना प्रीवियस ईयर लगा लें और उससे पैटर्न पता चल जाए और सारी उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा आपको सब्जेक्ट में बिल्कुल अच्छे से वो कर नहीं जाना है, पीएचडी नहीं करनी होती है। हमको बस ऑप्शन दिए होते हैं प्रीलिम्स की परीक्षा में और उसमें से सही उत्तर पहचानना होता है। तो इसके लिए होता है कि आप बस उन चीज़ों पर ध्यान दें जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 121 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार है जो कि किरणों को काटता है, जो कि कौन सी किरणों को काटता है? अल्ट्रा वायलेट किरणों को काटता है। यहाँ पर प्रश्न पूरा आ नहीं पाया है ये। तो यहाँ पर जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको काटता है। ये कौन सा प्रकार कांच, कौन सा कांच होता है जो अल्ट्रा वायलेट किरणों को कट करता है, रेज को कट करता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच या फिर क्रुक्स कांच? तो ये क्रुक्स कांच होता है, क्रुक्स ग्लास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट द अल्ट्रा वायलेट रेज? यहाँ पर ये प्रश्न अंग्रेजी में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। प्रश्न पत्र आपका ऐसा ही होता है ऑफिशियल। जो ऑफलाइन पेपर होता है उसका एक फ़ायदा यही होता है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ साथ देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूची सम्मिलित करनी है, कोर्ट में बताना है। ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं और देश दिए गए हैं। माउंट रेनर कहाँ पर है, किस देश में है? इसके अलावा माउंट एटना, माउंट पेरिकुटीन और माउंट एपो। तो जो माउंट रेनर है यूएसए में, तो पहले का चौथा हो जाएगा। इसके अलावा माउंट एटना इटली में हो जाएगा, एटना इटली। माउंट पेरिकुटीन कहाँ पर है? माउंट पेरिकुटीन है मैक्सिको में। और माउंट एपो जो है ये हो जाएगा फिलीपींस में। एपो फिलीपींस, ए ऐप से भी याद रख सकते हैं, एपो फिलीपींस। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? पफ बॉल्स, शैवाल, लाइकेन और मॉस। तो जो लाइकेन होती है ये वायु प्रदूषण का सूचक होती है, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन के द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? तो ये वाला जो प्रयास है द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव, ये कब चालू किया गया था? विश्व आर्थिक मंच ने चालू किया, विश्व बैंक ने किया, OECD के द्वारा किया गया या फिर अंकटाड के द्वारा किया गया? तो ये विश्व आर्थिक मंच ने शुरू किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा जो संस्थान है या फिर कौन सी फोरम रहते हैं, वर्ल्ड बैंक रहते हैं, WEF रहता है, इनकी रिपोर्ट्स भी पूछी जाती हैं। इनके द्वारा कोई कार्यक्रम चलाया गया, कोई प्रयास किया गया, इनिशिएटिव किया गया, तो ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर के सेक्शन से रहते हैं। अगर आप करंट अफेयर पिछले 1 साल का पूरा पढ़कर जाते हैं, जो भी आपका एग्जाम है उससे 1 साल तक का करंट अफेयर आपको एग्जाम के लिए पढ़कर जाना होता है और इतना आपने कर लिया तो आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा करंट अफेयर का। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेज़िकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो ये जो महिला एकल खिताब की विजेता रही बारबोरा क्रेज़िकोवा किस देश से बिलोंग करती हैं? चेक गणराज्य की हैं, सर्बिया की हैं, क्रोएशिया की हैं या फिर स्पेन की हैं? तो ये चेक गणराज्य की हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धड़साना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए? तो ये बेब मिलर के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया?
जो पुरस्कार होते हैं उनसे प्रश्न एक ना एक बनता ही है, चाहे नोबेल शांति पुरस्कार हो या फिर आपके पद्मश्री पुरस्कार हो, भारत रत्न पुरस्कार हो, इस प्रकार के जो पुरस्कार हैं सारे पढ़कर जाना है। अब ये जो पुरस्कार है वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार, ये विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड फोरम को WFO को दिया गया था। ये वाला जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम FAO को ये दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कथन से। एक कथन एक कारण है। कथन दिया गया है सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण इसका दिया गया है यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। तो ये जो स्थिति है इसके कारण होती है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे और इसका सही व्याख्या भी ये कर रहा है, तो ऑप्शन ए हम सही चुन लेंगे। ए और आर दोनों ही सत्य हैं और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है, यानी कि 3 सही सुमेलित दिए गए हैं, एक ऐसा होगा जो जिसका सही सुमेलन नहीं दिया। तो होरुंड प्रपात जो है ये सुवर्ण रेखा नदी पर है, बिल्कुल सही है। चचाई जलप्रपात जो है ये बीहड़ नदी पर है, सही है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है, तो सही है, ये मध्य प्रदेश में ही है। इसके अलावा बूढ़ा घाघ प्रपात जो है कांची नदी पर है, तो ये गलत हो जाएगा। बूढ़ा घाघ वाटरफॉल जो है ये कांची नदी पर नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही उत्तर चुन लेंगे। बाकी के ये तीनों जो दिए गए हैं ये सही दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई थी? तो ये सरकारिया आयोग है, उसके द्वारा ये स्थापित किया गया था अंतर्राज्य परिषद, इनकी सिफारिशों के आधार पर सरकारिया आयोग। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 132 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपने इसी सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र में देख लिया होगा, लगभग 5 से 6 प्रश्न ऐसे आए हैं जिनमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चाहे वो घटनाएं हों, चाहे वो उत्तर से दक्षिण में आपके राज्यों का क्रम हो या फिर कोई स्थानों का क्रम हो, कुछ भी हो, आपसे इस प्रकार से ये आपका इकोनॉमिक में भी पूछा गया, आपका भूगोल के अंतर्गत भी और इतिहास से भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिनमें कालक्रम के अनुसार लगाना है। अब यहाँ पर राज्यों को गठन के आधार पर कालक्रम के अनुसार लगाना है। आपसे मुख्यमंत्री भी पूछ सकते हैं कि कौन सा मुख्यमंत्री पहले रहा उत्तर प्रदेश का, फिर बाद में रहा, या फिर प्रधानमंत्री का क्रम पूछ सकते हैं। तो ये क्रम वाली जो चीज़ें हैं ये पूछी जाती, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस कहलाते हैं, ये पूछी जाती हैं। इसलिए इन प्रश्नों के लिए खुद को तैयार कर एग्जाम में ज़रूर जाएँ, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमें इसे कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले जो है गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा, इनमें से सबसे पहले कौन से राज्य का गठन किया गया था? तो सबसे पहले हुआ था हरियाणा का गठन, उसके बाद किया गया गोवा का गठन, उसके बाद किया गया झारखंड का गठन और इसके बाद किया गया तेलंगाना। तो अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें तो आसान, जैसे आपको पता रहेगा तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ, सबसे बाद में, तो ये सबसे लास्ट में ही आएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में 2 हैं। अब यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन तो कट गए आपके, बाकी बचे 2 ऑप्शन। अब इन दोनों में से आपको चुनना है। तो अब बाकी की 3 में अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्रम पता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1987 में जैसे गोवा का गठन हुआ था, उसके पहले हरियाणा का गठन हो गया था, फिर झारखंड का गठन हुआ था, झारखंड का सन 2000 में गठन हुआ था और फिर 2014 में इसका हुआ। तो पहले झारखंड फिर तेलंगाना, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते थे इसको सॉल्व। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कथन और कारण से। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध जो अंग होते हैं आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला इसका जो कारण है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आर वाला बस सही हो जाएगा, ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको डी को चुन लेंगे, आपका ए जो है गलत है और आर सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ग्रेनाडा, मोंटेसेराट, मडीरा, एंगुइला। तो बताना है कि कौन सा द्वीप जो है कैरिबियन सागर में नहीं है। तो जो मडीरा है वो यहाँ पर नहीं है, बाकी की 3 कैरिबियन सी के अंतर्गत अवस्थित हो जाएंगे। मडीरा की स्थिति यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो परासरण जो क्रिया होती है उसके कारण पानी निकलता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑस्मोसिस इसको कहा जाता है। ये जो प्रोसेस होती है कुकुम्बर से पानी निकलने की, सॉल्ट डालने के बाद, ये ऑस्मोसिस के कारण होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। खिलाड़ी का नाम दिया गया है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेत पदक दिया गया है। पीवी सिंधु को कांस्य पदक मिला था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, बिल्कुल सही है। बजरंग पूनिया को रजत दिया गया था, तो ये गलत है। मीराबाई चानू को रजत मिला था और नीरज चोपड़ा तो गोल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाए जाते ही हैं, इनको स्वर्ण पदक ही मिला था, ऑप्शन
यहाँ पर ये वाला डी सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया गया है, इनको रजत पदक नहीं मिला था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? तो इसका शुभारंभ नवंबर 2022 में किया गया था, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है ये जो आंसर हैं ये आयोग के आधार पर है, आयोग के आंसर की में जो आंसर्स दिए गए थे, जो आंसर जैसे भी उन्होंने दिए थे तो वैसे ही आंसर यहाँ पर टिक किए गए हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल आंसर की से आपको आंसर यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? नवंबर 2020 में, ये प्रश्न हमने देखा। इसके आगे अगला प्रश्न देख रहे हैं नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो ये 8 जिले थे जो कि जून 2021 तक शामिल किए गए थे नीति आयोग के द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके आगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि पर संबंधित है? जो आकस्मिक निधि होती है, ठीक है, जिसका उपयोग राष्ट्रपति करता है, आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो ये आर्टिकल 267 से संबंधित है, अनुच्छेद 267, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसके आगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है ये है और यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। तो ये यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भी निकाली जाती है। तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, किस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है और प्रथम स्थान पर कौन रहा, ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो इस प्रकार की जब भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ें, सूचकांक के बारे में पढ़ें, इंडेक्सेस पढ़ें या फिर रिपोर्ट्स पढ़ें, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सूची का मिलान करना है। तमिलनाडु मतलब भारत के राज्य दिए गए हैं और सबसे ऊंची चोटी दी गई है। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है? डोडा बेट्टा चोटी हो जाएगी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। इसके बाद जो नागालैंड है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सरामती चोटी हो, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है, ठीक है, जो कि पचमढ़ी में स्थित है। अब यहाँ पर इसका मिलान करेंगे तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 4 3 2 1। क्लियर है? तमिलनाडु की डोडा बेट्टा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान की गुरु शिखर, नागालैंड की सारामती और मध्य प्रदेश की धूपगढ़। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ राज्य दिए गए हैं, कुछ और राज्यों की भी पूछी जा सकती है, इसलिए हर एक राज्य की सबसे ऊंची चोटी आप याद कर लें। हर एक राज्य की सबसे ऊंची चोटी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो अनवीनीकृत है, जिसको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता? तो सौर ऊर्जा, इसको फिर से बना के प्राप्त किया जा सकता है। वायु ऊर्जा को भी प्राप्त किया जा सकता है, बायोगैस भी मिल सकती है, लेकिन जो पेट्रोलियम होता है ये अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना किस जहाज ने भाग लिया था? भारतीय नौसेना के किस जहाज के द्वारा इसमें भाग लिया गया था? तो ये जो है INS तलवर, इसके द्वारा भाग लिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके बाद यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है, तो ये बिल्कुल स्थित हो जाएगा, लेकिन ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा। सिंगरौली कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये सबसे पुरानी इकाई तो है NTPC की, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। केवल दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची वाला, यहाँ पर योजनाएं दी गई हैं और उनका प्रारंभिक वर्ष दिया गया है। आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इसका प्रारंभ किया गया था 2007 में। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला जो योजना दी गई है PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये कब प्रारंभ की गई? ये वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में रही, बहुत ज़्यादा ये मतलब समाचार पत्रों में भी और करंट अफेयर में भी कई बार एग्जाम में ये पूछी भी गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2018 में। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई थी इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। इसके थोड़ा सा पहले ये शुरू की गई थी। तो यहाँ पर सही उत्तर का मिलान कर लेंगे हम, पहले का तीसरा हो जाएगा। आम आदमी बीमा योजना 2007 में आई, फिर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ये प्रारंभ की गई 2021 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, 3 1 4 2। क्लियर है? इसके बाद अगला प्रश्न है सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था?
इसका आयोजन किया गया था नोएडा में। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि करंट अफेयर के कितने सारे प्रश्न पूछे गए, करंट अफेयर एग्जाम में भर भर के पूछा गया और हर एक टॉपिक से करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप अच्छे से करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आप तैयार करना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 6 महीने का बिल्कुल करंट अफेयर अच्छे से दिया जाएगा। 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक का करंट अफेयर यहाँ पर आपको मिलेगा। सारी आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएंगी, डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए टॉप MCQ भी दिए जाएंगे। तो इतना बस आपने कर लिया तो आपसे लगभग 6 महीने के करंट अफेयर से जो भी प्रश्न आएगा वो बन जाएगा। लगभग 70 से 80% प्रश्न 6 महीने के करंट अफेयर से पूछ लिए जाते हैं। बाकी लगभग आपको पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए पढ़कर जाना होता है। तो आप वर्ष 2023 में आने वाले समय में कोई पेपर देना चाहते हैं, देने वाले हैं, जैसे कि मई 2023 में जो एग्जाम हो रहा है, 14 मई 2023 को एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, UPPSC प्रीलिम्स का। तो अगर आप ये वाला एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये प्रश्न को देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने की कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखो फिर से क्रोनोलॉजी का प्रश्न आ गया, अब ये इतिहास से पूछ लिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है रॉल्फ फिच आए, इसके बाद विलियम हॉकिंस आए, इसके बाद जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार निकोलस डाउंटन आए और फिर सर थॉमस रो का नाम आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 27 और 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। 2 दिवस के लिए भारत आए थे। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो ये विदेशी जो मंत्री आते हैं भारत में समिट करने के लिए भी आते हैं या फिर यात्राओं पर आते हैं, तो इनका देश पूछा जाता है, ये किस देश पर है या फिर किसी देश में है तो किस पद पर है, ये भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर तो नाम दे दिया गया है कि कहाँ के विदेश मंत्री हैं, तो बताना है। तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका USA के विदेश मंत्री। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जन्म दर के संदर्भ में कथन बताना है, कौन सा सही है? पहला कथन दिया गया है, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। अगला जो कथन दिया गया है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, तो ये कथन भी सही हो जाएगा। अगर लोग साक्षर ज़्यादा होंगे तो जन्म दर कम होगी, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि जो बच्चे हैं उनकी जो फैमिली प्लानिंग है वो की जानी चाहिए। ठीक है, परिवार नियोजन जैसी चीज़ें जो है उनको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी हम चुन लेंगे, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपसे। अब यहाँ पर हमने एक प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हम वर्ष 2020 का GS का पेपर 1 देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सारे एग्जाम जैसे UPPSC प्रीलिम्स, RO BDO के एग्जाम के लिए, BEO के एग्जाम के लिए, या फिर BPSC के लिए, या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी और परीक्षा के लिए, UPSSC PET के लिए, UPSSC जूनियर असिस्टेंट, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्री मेंस इंटरव्यू तक की, आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।